हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आम डिजिटल चैनल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिविजन्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने एसी सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब डिस्कस किया था, तो वो देख लेना जरूर। उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर इन एसी सर्किट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिकैप। तो पहले हम पावर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो इसका डेफिनेशन होता है वो एनर्जी बाय टाइम का होता है। ठीक है, तो जब भी हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी यूनिट जो है वो जूल पर सेकेंड आएगी और वैट आएगा जब भी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है या कितना डिलीवर हो रहा है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि पावर कंज्यूम कितना है और पावर डिलीवर्ड कितना है। बट इन जनरल जो पावर है वो इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, अब जब कोई अल्टरनेटिंग सर्किट की बात करें, जैसे कि सीरीज एलसीआर सर्किट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो एल सी और आर सर्किट, इस तरह से अगर कोई सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, वो हमारा मेन मोटिव है इस टॉपिक का। तो हम पावर निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है, कोई भी इंस्टेंटेनियस पावर एट अ मोमेंट, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट कंटिन्यूसली वेरी होता है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सर्किट है, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है वो वोल्टेज इनटू करंट होता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ठीक है, तो इतना एनर्जी पर सेकेंड डिलीवर्ड होता है। तो जब हम इंस्टेंटेनियस को सॉल्व करते हैं हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये थोड़ा सा मैथ सॉल्व करके इस तरह का एक्सप्रेशन मिलता है जो ये बताता है कि इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है। ठीक है, ये जरूर पॉइंट याद रखोगे कि अगर हमारा वोल्टेज, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अगर वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी का है, तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो 2 ओमेगा फ्रीक्वेंसी का होगा। ये पॉइंट आप याद रखोगे। उसके बाद जो ये इंस्टेंटेनियस पावर आता है उसको हम एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए एवरेज करते हैं, जिसको हम रियल पावर या एवरेज पावर भी बोलते हैं। और वो एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट सॉल्व होकर आता है। तो एवरेज पावर इज डिफाइंड एज I square RMS या I RMS square into R, or we can say V RMS square by Z square into R। या अगर आपको फेज डिफरेंस के टर्म में लिखना हो तो V RMS I RMS into cos phi, ये तीन एवरेज पावर के फॉर्मूले। आप इसको रियल पावर भी बोल सकते हो। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर कंज्यूम तो होता ही नहीं है, एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। ये जस्ट रेजिस्टर में ही पावर कंज्यूम होता है। तो ये पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टर। ठीक है, कितना कंज्यूम होगा इन सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना, इन सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। अब यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है, बट ये ध्यान रखना है कि सारे आरएमएस वैल्यू पे बेस्ड है। तो आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, अगर करंट की नॉलेज है। मोस्टली वोल्टेज पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, जेड जो है इम्पिडेंस है, इंटू आर। और ये वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। समटाइम्स आपको फेज डिफरेंस दिया होता है, तो आप अगर फेज डिफरेंस गिवन है तो आप एंड वाला ये फॉर्मूला यूज करो। तो तीनों ही याद रखो, आप तीनों ही फॉर्मूला एक दूसरे से डिराइव भी कर सकते हो। तो अगर आप तीनों में से कोई भी एक याद रखते हो और उसके साथ ये याद रखते हो कि आई आर एम एस जो होता है वो वी आर एम एस बाई जेड होता है, तो आप तीनों फॉर्मूला एक साथ याद रख सकते हो। ठीक है, बट अगर आप साथ में याद रख पाओ तो ज्यादा बेटर है तीनों को। इसके बाद हमारे पास कहीं आता है वर्चुअल पावर, तो इसको हम रियल पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ रियल पावर। अगर वर्चुअल पावर की बात करें, एक टर्म है इसमें वर्चुअल पावर, और या तो आप इसको बोल सकते हो आरएमएस पावर। ठीक है, आरएमएस पावर। तो अगर कभी आपको वर्चुअल और आरएमएस पावर निकालने को बोला गया तो आपको बस क्या करना है, वी आरएमएस इंटू क्या करना है, आई आर एम एस। तो वी इंटू आई,
आरएमएस वैल्यू को। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्चुअल पावर या आरएमएस पावर। दिस इज नॉट द रियल पावर जो सर्किट में एक्चुअली कंज्यूम हो रही है, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल पावर बोला हुआ है। जो रियल एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम हो रही है सर्किट में, वो इसके बराबर आता है, जिसको हम एवरेज पावर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट क्या पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो हमारे पास पॉइंट्स आए कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वो तो डबल फ्रीक्वेंसी से वेरी करता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू डबल फ्रीक्वेंसी से वेरी करता है। रियल पावर हमारा एवरेज पावर जो होता है एक सर्किट में वो इतना होता है, और वर्चुअल पावर इतना होता है, जिसको हम आरएमएस पावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट जो है वो इस पावर के फॉर्मूले से डिफाइन होता है। तो हमने जैसे देखा अभी, पावर का फॉर्मूला था वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, जहां पे फाई क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो मान लेते हैं आपका करंट यहाँ पर है आई, यहाँ पे वोल्टेज है वी, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। तो अगर मैं करंट के दो कंपोनेंट्स लेता हूं, करंट के हम अगर दो कंपोनेंट्स लेते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आई कॉस फाई, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा आई साइन फाई। तो आप देख सकते हो आई कॉस फाई जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है पावर कंजम्पशन में। ठीक है, आई कॉस फाई जो है वो पावर कंजम्पशन में रोल प्ले कर रहा है, बट जो आपका साइन फाई है उसका पावर कंजम्पशन में कोई भी रोल नहीं है, और इसलिए इस करंट को हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। तो किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में वॉटलेस करंट की वैल्यू कितना होती है, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। दिस इज कॉल्ड वॉटलेस करंट because this current does not play role in power consumption in series LCR circuit। तो वॉटलेस करंट का क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रखो, ध्यान रखना यहाँ आरएमएस वैल्यू ही लेना है, पीक वैल्यू नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पावर फैक्टर, जो जिसपे सबसे सेकंड मोस्ट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास पावर फैक्टर के। तो पावर फैक्टर डिफाइन करते हैं, तो पावर फैक्टर इज नथिंग बट, पावर फैक्टर यू कैन डिफाइन एज एवरेज पावर डिवाइडेड बाय आरएमएस पावर, जो वर्चुअल पावर था, रियल पावर अपॉन वर्चुअल पावर। तो रियल पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वर्चुअल पावर होता है आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू आर आई आर एम एस। तो जब रेशियो ले तो ये किसके बराबर आ जाता है, कॉस फाइव के बराबर। तो जो कॉस फाइव की वैल्यू है इट इज नोन एज पावर फैक्टर, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और कॉस फाइव निकालने के लिए आप चाहो तो इंपेडेंस ट्रायंगल यूज कर सकते हो, जब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंपेडेंस ट्रायंगल, और वहां से आप बता सकते हो कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो रिएक्टेंस होता है, तो एक्सएल माइनस एक्सी, ये हमारा रिएक्टेंस होता है सर्किट का। हमारा बेस जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, और जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ से कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉस फाइव इज नथिंग बट आर बाई जेड। तो आप कॉस फाइव भी यूज कर सकते हो या आर बाई जेड भी यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो पावर फैक्टर इक्वल टू कितना हो गया, आर बाई जेड, कॉस फाइव और आर बाई जेड दोनों में से एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। और कभी आपको फाई की वैल्यू निकालनी हो, ऑलवेज यूज द इम्पिडेंस ट्रायंगल। लास्ट पॉइंट रेजोनेंस के ऊपर है, तो व्हाट इज रेजोनेंस और रेजोनेंस पे क्या स्पेशल चीजें होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंस एक स्पेशल सिचुएशन है जहां पर आपका फ्रीक्वेंसी, जो करंट और वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 1/√LC। तो अगर आपका जो करंट और वोल्टेज इस फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो किसमें है, रेजोनेंस में। इट्स अ वेरी स्पेशल सिचुएशन जो हम डिस्कस करते हैं इस सर्किट के अंदर। अब इसमें क्या क्या स्पेशल होता है, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या स्पेशल होता है, इसको आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, समटाइम ऑल्सो रेफर एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1/√LC। अब इस स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या होता है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल आती है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इस फ्रीक्वेंसी पे इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो आता है, करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस जीरो आता है। जो आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और रेजिस्टर है, सॉरी इंडक्टर और कैपेसिटर है, वो इक्वल आता है। आपका इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम आती है यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये जो रेजोनेंस में जब सर्किट होता है तब सबसे कम इंपिडेंस आता है जिसकी वैल्यू आर होती है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर हो जाता है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया,
वो भी देख सकते हो। और जो करंट आता है वो मैक्सिमम आता है, इसीलिए तो इसको रेजोनेंस बोल रहे हैं। यहाँ पर जो करंट का एम्पलीट्यूड आता है वो सबसे ज्यादा आता है इस फ्रीक्वेंसी पे, एंड विच इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट आता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिखना हो तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है तो 2 पाई से और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो 1/√LC भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको ग्राफ के साथ प्लॉट किया जाए तो ये कुछ ऐसा वेरिएशन दिखता है। तो यहाँ पर इम्पिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स ड्रॉ पावर, अभी ड्रॉ कर लेते हैं, पावर आगे चल के तो हमें ड्रॉ करना ही है। तो ये तीनों ग्राफ कैसे आपको साथ में याद रखने हैं, तो इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखता है, लाइक दिस, ठीक है। इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी, ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिसपे सबसे मिनिमम इम्पिडेंस आता है विच इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू। ऐसे करंट और जो पावर है इसका जस्ट उल्टा ग्राफ आता है, तो उसी को उल्टा ड्रॉ कर देना, आपको एक करंट का ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली पावर का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम वैल्यूज है। ये करंट मैक्सिमम कब होता है, जब इम्पिडेंस मिनिमम होता है, जो कि किस पे होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर करंट क्या आता है, मैक्सिमम आता है, विच इज इक्वल टू V/R। सेम ऐसे पावर में भी है, पावर भी मैक्सिमम आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हो पावर मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम पावर कितना होगा वो भी लिख सकते हो। तो मैक्सिमम पावर आपको लिखना हो तो आप करंट के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो I²R ही आएगा, आई मैक्स का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप ग्राफ याद रख सकते हो। इसके अलावा हम पॉइंट्स याद रख सकते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, इस केस में आपका जो एक्सएल और एक्सी का कंपैरिजन अगर देखा जाए, एक्सएल और एक्सी का, क्योंकि ओमेगा कम है तो एक्सएल की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब एक्सी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। और जब एक्सी ज्यादा होता है तो इसको हम कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं जब क्या ज्यादा होता है, एक्सी। तो ये वाली जो पूरी रेंज है लेस, यहां से लेकर 0 से लेकर ओमेगा नॉट तक पूरा कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। अगर आपके ओमेगा की वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा नॉट से ज्यादा है तो इस केस में एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, एक्सी से, और इस तरह के रेजिस्टर सर्किट को हम इंडक्टिव सर्किट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इंडक्टिव सर्किट, जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से ज्यादा। तो ये आगे वाला सारा रीजन इंडक्टिव रीजन कहलाता है। और अगर जब दोनों इक्वल होते हैं तो क्या कहलाएगा, रेजिस्टिव सर्किट, बिकॉज उस केस पे एक्सएल और एक्सी क्या होता है, इक्वल, ओमेगा नॉट के बराबर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ में अगर आप ये मैक्सिमम पावर देख रहे हो, अगर इस मैक्सिमम के आधे पे आ जाता हूं, हाफ पर, ठीक है, तो इस मैक्सिमम के हाफ पर आ जाता हूं ऐसे, ठीक है, हाफ पर, P मैक्सिमम बाय 2। आप चाहो तो इसको ये भी बोल सकते हो, ये करंट का मैक्सिमम का 1/√2 है, क्योंकि पावर अगर हाफ हो रहा है तो इसका मतलब करंट जो है वो 1/√2 टाइम्स हो रहा है ना, तभी तो स्क्वायर होके पावर हाफ होगा, ठीक है। तो जहां पर पावर हाफ हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक ये वाली फ्रीक्वेंसी और एक ये वाली फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। इन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। चाहे तो आप करंट के टर्म में भी बात कर सकते हो, बट करंट में हाफ नहीं बोलते, करंट में 1/√2 टाइम्स बोलते हैं। यही सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और इनकी वैल्यू कितनी आती है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ओमेगा 1 की वैल्यू आती है ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा डब्ल्यू, एक गैप जो है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, ये गैप है, ये जो गैप दिख रहा है यहां से यहां तक, ये गैप है, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। और ओमेगा 2 कितना हो गया, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये आपका ओमेगा 1। और अब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो आपका जो ये गैप होता है वो R/2L के बराबर होता है, एज ए कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। तो अगर आपको डेल्टा डब्ल्यू याद है और रेजोनेंट याद है तो आप दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। नॉट टू मेंशन कि अगर आप इसका डबल करते हो
मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तक का पूरा गैप जो है वो बैंडविथ कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है R/L, जो यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपने ओमेगा नॉट को जो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको बैंडविथ से डिवाइड कर दिया, तो जो आता है उसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं या क्यू फैक्टर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू इतना होता है। अब ये क्वालिटी फैक्टर बेसिकली एक फैक्टर है जो बताता है कितना अच्छे से आपका सर्किट जो है वो ट्विनिंग कर सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपका सर्किट जो है एलसीआर सर्किट ट्विन अच्छा करना है, तो आप उसके लिए क्वालिटी फैक्टर अच्छा रखोगे और उसके लिए रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना बेटर होगा। चलो अब इन सभी कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को अटेम्प्ट करते हैं प्रीवियस ईयर से, ताकि हम बेटर आइडिया ले सके कैसे अप्लाई करना है इन कॉन्सेप्ट को। ओके, पहला क्वेश्चन, वोल्टेज इतना दे रखा है 20 sin 200 पाई अप्लाइड अक्रॉस टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट विच डिलीवर्ड इतना करंट डिलीवर हो रहा है। दोनों की आप चेक कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी सेम है। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इज, चलो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें। हमारे पास तीन फॉर्मूला है एवरेज पावर के या रियल पावर के, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और वी आई कॉस फाइव। तो आपको खुद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, बट रेजिस्टेंस नहीं पता है, ठीक है, और इम्पिडेंस भी नहीं पता है। तो ये दोनों फॉर्मूला, सॉरी ये वी स्क्वायर बाय आर नहीं है, सॉरी वो रेजोनेंस पे इतना होता है। नॉर्मली वी स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू क्या होता है, आर होता है। तो हमें इम्पिडेंस भी नहीं पता है और रेजिस्टेंस भी नहीं पता है, तो ये दोनों फॉर्मूला अभी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। बट हम लास्ट वाला फॉर्मूला ये यूज करें, ज्यादा इजी रहेगा टू सॉल्व। अगर हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, वी आई कॉस फाइव, ठीक है। तो देखो वोल्टेज कितना है 20। अब यही गलती होती है सिली मिस्टेक कि आप सीधा 20 ले लेते हो, नहीं ये आरएमएस वैल्यूज है और वो पीक वैल्यू है, तो इसको आपको √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे करंट कितना है 10, बट वो पीक वैल्यू है तो √2 से डिवाइड। और cos फाइव, दोनों में फेज डिफरेंस देख लो, यहाँ पर फेज कितना है 200 पाई टी, यहाँ पर है 200 पाई प्लस पाई/3, तो इसका फेज पाई/3 से आगे की तरफ है, तो पाई/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 200 हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 50 वाट, कॉस पाई/3 50 वाट, ठीक है। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूला का डिसीजन ले सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज एलआर सर्किट, ठीक है, तो सिर्फ एलआर है, इसमें सी नहीं है। सर्किट की वैल्यू में एक्सएल की वैल्यू आर के बराबर है और पावर फैक्टर P1 है। चलो पहले ये P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पावर फैक्टर हमारे पास दो फॉर्मूला है, या तो मैं cos फाइव लिखूं या R/Z लिखूं। अब देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस तो नहीं पता है, तो लेट्स गो विद R/Z, ठीक है। तो अब एल आर सर्किट के लिए जेड की वैल्यू कितना होगा, इंपेडेंस हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, बट यहाँ एक्सी है नहीं, तो एक्सी की वैल्यू 0 रख दोगे, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा एक्सएल स्क्वायर, बट आपको एक्सएल आर के बराबर ही दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा √R² + R², और ये कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो P1 की वैल्यू इतना है, ये हमने निकाल लिया। आगे चलते हैं, फिर हमने क्या लिखा, इफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विद एक्स इक्वल टू एक्सएल, एक्सी इक्वल टू एक्सएल इज एडेड, तो ऐड कर दिया, तो अब ये एलसीआर सर्किट बन गया। तो अब पूछा पावर फैक्टर P2 हो गया, तो P2 कितना आएगा, तो P2 इक्वल टू क्या आ गया, आर में तो कोई चेंज आया नहीं, बस अब नया इंपेडेंस हो गया Z डैश, तो Z डैश निकाल लेते हैं। तो कितना होगा R² एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बट एक्सएल और एक्सी तो सेम दे रखा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो गया और ये कितना आ गया 1। तो आप रेशियो ले लो P1/P2 कितना हो जाएगा, P1/P2 का रेशियो कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। इस तरह से हम पावर फैक्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, तो आपको रिएक्टेंस दे रखा है मतलब एक्सी दिया हुआ है, एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, तो आर दे रखा है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स। तो अभी हमारे पास सिर्फ सी और आर है, मतलब ये आरसी सर्किट है, ठीक है, एल इसमें नहीं है। और इसमें वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एसी सोर्स, तो आपको ये सोर्स दे रखा है। द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज, तो देखते अगेन फिर से पावर के फॉर्मूला लिखेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वही आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। हमारे पास
वोल्टेज दे रखा है तो नो प्रॉब्लम, वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। करंट नहीं दिया या तो करंट निकालना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि करंट सॉल्व करना पड़ेगा। और हमें फाई की भी वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिया हुआ, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम कौन सा यूज़ करें, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वी स्क्वायर। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। वी की वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही दे रखा है तो डायरेक्ट 8√2 का स्क्वायर। जेड जो है वो अलग से लिखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ तक जेड निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू थी 4 स्क्वायर, 4 एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, बट इस केस में एक्सएल की वैल्यू 0 है, तो अगेन आप उसको, या इंडक्टर है ही नहीं ना, तो एक्सएल की वैल्यू 0, तो सीधा एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा 4√2√3 का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर और इंटू रेजिस्टेंस वापस से 4। तो हमने अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सके पावर के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64 × 2 डिवाइडेड बाय, ये 4 बाहर आ गया, एक और 4 अंदर आएगा तो नीचे 8 आएगा, अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ गया अपना 16 वाट या जूल पर सेकेंड आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, टू लाइट अ 50 वाट 100 वोल्ट, अब ये चीज क्या है, ठीक है, 50 वाट 100 वोल्ट लैंप, तो ये चीज आपको क्या बता रहा है, पावर रेटिंग बोला जाता है इसको, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था, दिस इज नोन एज पावर रेटिंग, तो ये पावर रेटिंग है, ठीक है। और पावर रेटिंग का, इससे पहले हम आगे कुछ भी बढ़े, एक मेन पर्पस होता है सवाल में, वो होता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, तो आप लैंप का रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट करके रख सकते हो कि अच्छा ये पावर रेटिंग से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा लैंप का, तो कितना होता है, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50, तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका 200, ठीक है। अब आगे पढ़ते, इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस वैल्यू, जो हमें सॉल्व करने है क्योंकि यहाँ एक्स निकालने, तो लेट्स से कि कैपेसिटेंस हमें सॉल्व करना है विद 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, ठीक है। तो हमारे पास एक बल्ब है जिसको हम, या लैंप है, विच इज नथिंग बट अ रजिस्टर, ठीक है, ये एक रजिस्टर है, लैंप हो गया, इसको हमने कनेक्ट किया एक कैपेसिटर के साथ और फिर इसको सप्लाई वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। अब इसमें क्यों कैपेसिटर कनेक्ट किया है, शायद आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा हो कि आपका जो लाइट है, लैंप है, वो सिर्फ 100 वोल्ट तक काम करता है, उससे ज्यादा नहीं देंगे तो डैमेज हो सकता है। तो अगर तुमने कैपेसिटर नहीं लगाया सीरीज में, तो ये सारा का सारा 200 वोल्ट लैंप को ही चला जाएगा एंड इट कुड डैमेज, इसीलिए हम कैपेसिटर सीरीज में लगा रहे हैं ताकि इसको जरूरत से ज्यादा वोल्टेज ना मिले। तो इसका मतलब कि हमारा कैपेसिटर इतना होना चाहिए ताकि इसको सिर्फ 100 वोल्ट मिल पाए, मैक्सिमम 100 वोल्ट ही मिल पाए मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब बाकी 100 वोल्ट ये ले जाए, ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली नहीं, एक बार फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वोल्टेज वाला, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा वोल्टेज के लिए, अगर आपको कैलकुलेट करना होगा कितना वोल्टेज, क्योंकि हमें रजिस्टर को 100 से ज्यादा नहीं देना, तो उसको सिर्फ 100 वोल्ट देंगे, रिमेनिंग सारा वोल्टेज इसको मिलेगा। चलो अब हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए, यहाँ से मुझे दिख रहा है अगर हमें पावर कंजम्पशन भी दे रखा है, ठीक है, हमें पावर कंजम्पशन कितना दिया है 50 वॉट का, तो वहां से भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पावर हमें कितना कंज्यूम होना चाहिए रजिस्टर में या लैंप में, वो दे रखा है 50 वॉट, ठीक है, यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हम लिखेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पावर इज 50। अब हमें ऑलरेडी वी पता है, जो हमने सप्लाइड वोल्टेज है वो 200 स्क्वायर, जेड हमें निकालना है, इंटू आर की वैल्यू 200 है, इंटू 50, तो यहां से देखो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाता है, 200 स्क्वायर इंटू 200 डिवाइडेड बाय 50, ये 4, हमारे पास जेड स्क्वायर की या जेड की वैल्यू आ जाएगा टू 400,
Z आ गया 400। अब यहां से हम लोग XC निकालेंगे तो Z की वैल्यू होती है R स्क्वायर जो कि 200 है। तो 200 का होल स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? 400 का रूट। तो ये आपका इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ से अब XC के लिए सॉल्व करते हैं तो XC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। तो XC स्क्वायर ये आ जाएगा 400 600 इंटू 200। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करते हैं तो XC की वैल्यू आ जा रही है, XC की वैल्यू √12 इंटू 100। ठीक है, अब यहां से XC को रिप्लेस करेंगे 1/ω/c से, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू कैपेसिटेंस की देनी है। और ओमेगा होता है 2πf, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट से। तो 2πf का मतलब है कि हमारा फाइनल यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100π। ठीक है, तो 2πf ये हो गया ओमेगा इंटू सी। देखो सी की वैल्यू कितना आ गया? 1/√12 इंटू 100π इंटू 100। अब देखते हैं किससे हमें मैच कराना है। तो हमें ऑप्शन जो चाहिए वो माइक्रो फेराड में चाहिए, तो वो ले जाते हैं। और 50 ऊपर चाहिए। ठीक है, तो 50 ऊपर ले जाने के लिए इसको 2 से आगे बढ़ा देते हैं। तो ये आ गया 2√3 इंटू पाई, और ऊपर आ गया 10 कितने जीरोस? 4 जीरोस आ चुके। तो 2 जीरो और लाने के लिए मैं 2 जीरो से प्लस और माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं 100 ऐड कर रहा हूँ और 100 को डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हमारा ऊपर आ जाएगा 50/√3π माइक्रो फेराड। तो हमारा x की वैल्यू देयरफॉर कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो पावर का हमने फॉर्मूला यूज किया सॉल्व करने के लिए। चलो लास्ट क्वेश्चन। When a DC voltage 100 volt is applied to a inductor, a DC current 5 ampere flows. ओके, तो DC पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक इंडक्टर है और इसके अक्रॉस DC करंट DC वोल्टेज लगाया 100 वोल्ट का। और आपको बोला है कि इसमें जो करंट मिल रहा है वो करंट मिल रहा है कितना? करंट इज 5। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंडक्टर होता है वो DC करंट पे वर्क नहीं करता। और अगर यहाँ पर अगर तुमने इसका रेजिस्टेंस नहीं माना तो आपका इसमें करंट जो है वो इनफाइनाइट आना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ इंडक्टेंस है तो यहाँ पर जो करंट लिखोगे V/R, रेजिस्टेंस तो आप क्या ले लोगे? जीरो, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो करंट तो इनफाइनाइट होना चाहिए था, बट आपको दे रखा है कि करंट इनफाइनाइट नहीं है। इसका मतलब कि इस इंडक्टर में इंडक्टेंस भी है एज वेल एज इसका रेजिस्टेंस भी है। आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस मैंने ले लिया R। तो ये बेसिकली एक LR सर्किट बन गया। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है जिसमें आपको इंडक्टर आइडियल नहीं दिया हुआ है। आइडियल इंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस जीरो होता है। इसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही है। ठीक है, अब इसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ करंट हम जरूर लिख सकते हैं V/R होगा, क्योंकि इंडक्टेंस DC में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो सीधा ये V/R हो जाएगा। और करंट 5 है, वोल्टेज 100 है। यहाँ से आप बता सकते हो कि R की वैल्यू कितनी आएगी? 20 ओम। ठीक है, जब हमने DC लगाया तो रेजिस्टेंस मिल गया। अब आगे क्या पूछा है कि अगर इसी सेम सर्किट को हमने वोल्टेज से कनेक्ट किया इंडक्टर को, तो आपका रिएक्टेंस की वैल्यू इतनी आई। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो पावर डिसिपेट इन द सर्किट कितना होगा? ठीक है, चलो। तो रिएक्टेंस की वैल्यू हमें दे रखा है ना, रिएक्टेंस 20√3 दे रखा है। तो हम क्या इम्पिडेंस निकाल ले? अब जब AC सर्किट में लगाओगे तो इम्पिडेंस कितना आएगा? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे XC है नहीं तो वो जीरो ले लिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 इंटू 2, 40 ओम का हमारा इम्पिडेंस आ गया। और जैसे इम्पिडेंस आ गया अब हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर कितना कंज्यूम हो रहा होगा? दैट इज V² डिवाइडेड बाई Z² इंटू R। हमने लगाया पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू ध्यान देंगे, इन्होंने पीक वैल्यू मेंशन किया है। कितना लगाया? 200 वोल्ट पीक वैल्यू है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो पीक वैल्यू है तो यहाँ RMS लिखना पड़ता है, तो इसलिए √2 से डिवाइड करेंगे, फिर Z² करेंगे, Z² 40 और इंटू R। ठीक है, R की वैल्यू किधर गया? रेजिस्टेंस इज 20। ठीक है,
और यहाँ से आप सॉल्व कर लो, आपको वैट में पावर कंजम्पशन मिल जाएगा। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए।